वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एग्जिस्ट करने वाली कशीदा सूरत हाल से आप सभी वाकिफ हैं। आप सब ने देखा कि पहलगाम हमले के एविडेंसेस दिए बगैर पाकिस्तान की इस हमले की साफ शफाफ और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को भी रद्द करते हुए इंडिया ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी, को निशाना बनाते हुए बरसगीर की तारीख का सबसे बुज़दिलाना, शर्मनाक और घिनौना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसमें इसे मुंह की भी खानी पड़ी। क्योंकि आज की तारीख में ये कंफर्म हो चुका है कि भारत के 2 रफाले जेट्स गिराए गए जो इंडिया ने हाल ही में फ्रांस से दरामद किए थे। इसका सबूत यूं भी मिला कि इस हमले के बाद रफाले का स्टॉक मार्केट शेयर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। इस सारी सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, they've been fighting for many, many decades and centuries actually, if you really think about it. आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान क्यों इंडिया के जंगी जुनून की वजह से मुतादिद बार जंगी मैदान में आमने सामने आए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, ट्रंप अपने इस बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कई दिहाइयों या शायद सदियों से कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। हालांकि इन दोनों ममालिक को पार्टीशन किए गए 1 सदी नहीं बीती, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच की यूनिटी को खत्म हुए 1 सदी बीत चुकी है। आप कहेंगे कि शायद हिंदूज और मुसलमानों को औरंगजेब ने अलग किया था, लेकिन आपकी मालूमात के लिए आपको बता दूं कि 1857 की जंग आजादी में हिंदूज और मुसलमान यूनाइट होकर लड़े थे और दोनों का ही बुनियादी मकसद अंग्रेजों से जान छुड़ाना था। 1916 में मुस्लिम लीग के बनने के बाद भी हिंदूज और मुस्लिम्स एक ही प्लेटफॉर्म तले मिलकर बैठ के बातचीत करके अंग्रेजों के सामने कॉमन सेट ऑफ डिमांड्स पेश करने में कामयाब हुए, जिन्हें आज लखनऊ पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। लेकिन इसी के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेड होना शुरू हुई। हालांकि खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस, बिलखुसूस गांधी और मौलाना आजाद की तरफ से मिसाली सपोर्ट मिली, लेकिन 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट में वायलेंस रिपोर्ट होने के बाद गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करने के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट से भी अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर ली और इसके बाद हिंदूज और मुसलमान कभी यकजा ना हो पाए। यही वो दौर था कि जिसमें शुद्धि और संगातन मूवमेंट्स ने भी जन्म लिया। इन मूवमेंट्स का बुनियादी मकसद हिंदुइज्म को इतना पावरफुल बनाना था कि वो वक्त पड़ने पर मुसलमानों से लड़ सके, और शुद्धि मूवमेंट ने तो मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराने का भी अज़म किया। यहीं से ही एक बेएतबारी की लहर ने हिंदूज और मुसलमानों के बीच में जन्म लिया। उसके बाद फाइनली आया वो इवेंट के जिसे जिन्ना ने पार्टिंग ऑफ वेज का नाम दिया, यानी नेहरू रिपोर्ट के, जिसमें कांग्रेस मुसलमानों से लखनऊ पैक्ट में किए गए तमाम वायदों से पीछे हट गई। जिन्ना ने इस रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट सजेस्ट किए जिन्हें रद्द कर दिया गया। उसके बाद जिन्ना ने अपने मशहूर और मारूफ 14 नुकात पेश किए जो स्ट्रेट अवे रद्द हो गए, और यहीं से ही मुसलमान और हिंदू मजहब की बुनियाद पर अलग हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे की हामी नहीं थे, और इवन चौधरी रहमत अली के नाउ और नेवर पैम्फलेट में छपने वाले ख्यालात से भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। लेकिन फिर फाइनली आया वो इवेंट कि जिसने जिन्ना की सोच में एक 360 डिग्री शिफ्ट पैदा कर दिया। ये इवेंट था कांग्रेस रूल ऑफ 1937 टू 39। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक तमाम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई और हर प्रोविंस में 1937 में इलेक्शंस कराए गए। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को दोनों, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स में हुकूमत बनाने का मौका मिला। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से जुल्म और सितम की वो मिसालें कायम की जिनके बारे में सोचा भी ना जा सकता था। इनका जिक्र मैंने इस वीडियो में मजीद डिटेल से किया हुआ है। कांग्रेस के इसी जुल्म बर्बरियत से भरे हुए रूल को देखते हुए मुसलमानों की समझ में एक बात तो आ गई कि मुसलमान ना तो यूनाइटेड इंडिया में हिंदूज की अक्सरियत की वजह से हुकूमत बना सकते थे और ना ही कांग्रेस की हुकूमत में फ्रीली रह सकते थे। ऐसे में 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग की जानिब से जिन्ना ही की सरबराही में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की जाती है। इसे अमली शक्ल दी जाती है 14 अगस्त 1947 को। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे के अंदर जो ज्यादतियां हुई उनको जानना भी बहुत जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले ये डिसाइड किया गया कि 2 स्टेट्स यानी बंगाल और पंजाब का
का बंटवारा किया जाएगा। इसी की वजह से तश्कील दिया गया रैटक्लिफ कमीशन, जिसकी सरबराही की साइरिल रैटक्लिफ नामी एक ब्रिटिश लॉयर ने। दोस्तों याद रहे कि इस शख्स ने पहले कभी भारत विजिट तक नहीं किया था, यानी कि ऐसे शख्स को बंगाल और पंजाब के 10 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करना था, जिसे इस एरिया की ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक्स, कल्चर, रिलीजन्स और पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास इल्म न था। ये शख्स बंटवारे से सिर्फ 5 हफ्ते पहले इंडिया पहुंचता है और बंटवारे में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ज्यादती करता है। सबसे पहले बंगाल के अंदर कैलकाटा का सबसे इम्पोर्टेंट और रिच शहर इंडिया को अवार्ड कर दिया जाता है। इसी तरह पंजाब के अंदर गुरदासपुर और पठानकोट जैसे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इंडिया को अवार्ड कर दिए जाते हैं, कि जिससे इंडिया को कश्मीर का रोड लिंक मिल जाता है। याद रहे कि अगर ये इलाके हिंदुस्तान को ना मिलते तो इसके पास कश्मीर का रोड एक्सेस ना होता और कश्मीर इशू शायद कभी पैदा ही ना होता, और इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 2 जंगें, एक ऑपरेशन और दोनों अफवाज के माबैन मुत्तादिद झड़पें कभी भी ना होती और दोनों ही ममालिक को अपने डिफेंस पर इतना ज्यादा पैसा कभी भी खर्च ना करना पड़ता, बल्कि वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाते, कि जिससे दोनों ही ममालिक में बेहतर डेवलपमेंट होती। इन इलाकों के अलावा मधोपुर और गुरदासपुर के मुस्लिम मेजोरिटी इलाके भी इंडिया को दिए गए, जहां पर पाकिस्तानी कैनाल्स के हेडवर्क्स भी मौजूद थे और यहीं से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी भी रोका। इट वाज ओनली आफ्टर वर्ल्ड बैंक मीडिएशन के दोनों ममालिक ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, कि जिससे ये मसला हल हुआ। इस अननेशनल डिवीजन के बाद देखने को मिली इंडिया की असल जंग की भूख। दोस्तों बंटवारे के दौरान तमाम प्रिंसली स्टेट्स को ये हक दिया गया कि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से ही किसी एक को ज्वाइन करें। तमाम प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक को पीसफुली ज्वाइन किया, सिवाय 3 स्टेट्स हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के। ये पहली बार था कि इंडिया ने भरपूर तरीके से अपने जंगी जुनून का मुजाहरा किया और हैदराबाद और जूनागढ़ को कम्प्लीटली ताकत से अपना हिस्सा बनाया, जबकि कश्मीर के ज्यादातर इलाके को भी आर्म फोर्सेस के थ्रू अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाया। ये तो पाकिस्तान को मजबूरन अपनी फोर्सेस लॉन्च करनी पड़ी, तब जाके कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल हुआ। लेकिन जंगी शुरुआत किसने की, ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह फास्ट फॉरवर्ड साल 1965 पाकिस्तान ने कश्मीर में 2 मिलिट्री ऑपरेशंस यानी ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किए। पाकिस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन मिलिट्री ऑपरेशंस के जवाब में हिंदुस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन करेगा, लेकिन तमाम तवक्कुआत के बरक्स भारत ने ऐसा किया और 6 सितंबर 1965 को लाहौर पर धावा बोल दिया, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगले 17 दिन तक सीज फायर डिक्लेयर होने तक भरपूर दिफा किया। यहाँ भी फुल फ्लेज जंग का आगाज किसने किया, जहन में रखें। अगेन फास्ट फॉरवर्ड 1971 ईस्ट पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ रही है। शेख मुजीब इलेक्शन जीतने के बावजूद मुल्क के वजीर आजम मुंतखब नहीं हो पा रहे। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर सी सिचुएशन है, जिसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान फौज ने बदनाम जमाना ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया है, जिसमें बड़े स्केल पर सिविलियंस का कत्ल-ए-आम जारी है। अगरचे ये सब गलत था, लेकिन मुमकिन था कि वक्त आने पर सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती और पीस रिस्टोर होता। लेकिन भारत ने जंगी जुनून में आकर न सिर्फ मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट दी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी शुरू की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जंग किसने शुरू की, आपको जहन में रखना होगा। इसी तरह 1980s के अंदर सियाचिन इशू, जो बड़े आराम से पीसफुली रिजॉल्व हो सकता था, वहाँ भी इंडिया ने इसे मिलिटरीली हैंडल करने का फैसला किया। यही वजह है कि आज के दिन तक सीज फायर के बावजूद सियाचिन जैसी जगह जहाँ के सब जीरो टेम्परेचर्स में सही से खड़े होना भी मुश्किल होता है और हर वक्त नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि एवलांचेस का खतरा होता है, वहाँ पर पिछले 40 सालों से दोनों ही ममालिक ने अपने अपने जवान तैनात कर रखे हैं। यहाँ भी शुरुआत करने वाला कौन, भारत। इसी तरह फास्ट फॉरवर्ड 2016 इंडियन कश्मीर में उरी के मकाम पर भारतीय फौजियों पर हमला होता है और 19 जवान हलाक हो जाते हैं। हमेशा की तरह इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पर। ऐसे में इस बार इंडिया जवाबी कार्रवाई की धमकी देता है और फिर कुछ ऐसा मुज़हका खेस कर देता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। जी हाँ, एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक जिसे पाकिस्तान कंप्लीटली डिनाई कर देता है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी फौजी महाज पर लड़ाई स्टार्ट करने की धमकी नहीं देता। एक बार फिर जंग छेड़ने के लिए इकदाम करने वाला कौन, आप जानते हैं। इसी तरह इसके 3 साल बाद हिंदुस्तान क्या करता है ये आप सभी जानते हैं। पुलवामा हमले के नतीजे में भारत बालाकोट के दरख्तों में एयर स्ट्राइक करते हुए क्लेम करता है कि इसने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला किया है। इनके झूठ का पांडा फोड़ते हैं शहीद अरशद शरीफ, जो एग्जैक्टली उस जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ दूर दूर तक कोई टेरर कैंप नहीं था और इंडिया का पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना टोटली अनजस्टिफाइड था। यही वजह है कि इंडिया की दोबारा यही हरकत करने पर इनका तैयारा गिराया जाता है, अभिनंदन को पकड़ा जाता है, इसे फैंटास्टिक टी पिलाई जाती है और फिर वापस इंडिया के हवाले किया जाता है। एक बार फिर हिंदुस्तान की जंग छेड़ने की कोशिश नाकाम बना दी जाती है। अब दोस्तों, हमने
आपको इतनी कहानियां बताई कि कैसे 90% ऑफ टाइम्स इंडिया ने जंगी मार्ग खोला, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या हैं? दोस्तों सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम है, जबकि इस्लाम में सोशल इक्वालिटी है। हमारे नबी ने बड़े ही क्लियर अल्फाज में अपने आखिरी खुतबे में ये चीज क्लियर की थी कि किसी इंसान को किसी इंसान पर फौकियत नहीं। यही वजह है कि हिंदूज के अंदर मुसलमानों के लिए एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे आम बात यह है कि पार्टीशन से पहले हम सब एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर 1947 में हिंदुस्तान के तकरीबन 21% हिस्से से दो नए इलाके यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वजूद में आए। यही वजह थी कि इंडियन लीडरशिप का ख्याल था कि पाकिस्तान कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा और एक ना एक दिन दोबारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। यही वजह है कि इंडिया की तरफ से इतनी ज्यादा रिपीटेड वॉर अटेम्प्ट्स देखने को मिली, लेकिन इन सब के सामने खड़ा हुआ कायदे आजम का वो मजबूत और मकबूल कॉल, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान।